जय हिंद। चलिए, प्रकाश का परावर्तन का देखते देखते हम लोग भाग 7 में पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं? भाग 7 में। उसमें हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम से पहले हम मुख्य बातें जान लेंगे। मुख्य बातें क्या करेंगे? जान लेंगे कि प्रतिबिंब बनता कैसे। तो देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। पहला बात ये ध्यान रखना है कि जब अवतल दर्पण के सामने हम एक वस्तु को रखते हैं, जब हम अवतल दर्पण के सामने यानी आईना के सामने हम एक वस्तु को रखते हैं तो उसका केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कितना प्रतिबिंब प्राप्त होता है? एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक ना। आगे देखिए, प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है, ऐसे नहीं प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब कम से कम 2 परावर्तित किरणें उस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणों का होना क्या होना है? जरूरी है। जब तक 2 परावर्तित किरणें नहीं होगी प्रतिबिंब नहीं बनेगी। चलिए पहले इसे लिख लीजिए, तो लिख लीजिए। चलिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। तो देखिए, प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3 होते हैं। तो लिखेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। अब देखिए, पहला नियम जो है क्या है? पहला नियम क्या है? देखिए, एक अवतल दर्पण ले रहे हैं, ठीक है। अवतल दर्पण का बाहरी भाग क्या होता है? रंगा हुआ होता है, तो रंग देते हैं। ये बाहरी भाग रंग दिए। अब देखिए, हम इसमें क्या करेंगे? एक प्रधान अक्ष खींचेंगे, तो देखिए इसको लिख देंगे P। क्या लिख देंगे इसको? P। इसको क्या लिख देंगे? M। इसको क्या लिख देंगे? M डैश। इसको लिख देंगे C। अब देखिए, कहता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम को लिखिए। देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति अलग होता है। देखते हैं हम सभी में क्या सिर्फ 6 स्थिति बना के छोड़ दिया जाता है? नहीं, उससे पहले हमको क्या करना है? नियम सीखना है कि आखिर होता कैसे। इससे पहले हम बता चुके हैं कम से कम 2 परावर्तित किरणों का होना जरूरी है। जब तक 2 परावर्तित किरणें नहीं होगी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और वो प्रतिबिंब प्राप्त करने के भी 3 नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? तो पहला लिख रहे हैं हम। देखिए, अवतल दर्पण में यदि ये PC क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया। PC क्या हो गया? प्रधान अक्ष। लिखेंगे अवतल दर्पण में यदि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर, तो देखिए कैसे, ऐसे करके हम ले रहे हैं। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर, इसका नाम रख दिए A, इसका नाम रख दिए B। प्रधान अक्ष के आती हुई समांतर किरणें मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है। किस होकर गुजर जाती है? मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है। तो पहला नियम हो गया कि अवतल दर्पण में जब भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो एक बिंदु होकर गुजरती है, वो फोकस होती है, मुख्य फोकस होकर गुजर जाएगी। तो पहला नियम तैयार होगा। क्या लिखेंगे? प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की, देखिए एरो जो है ना, प्रकाश की किरण, इसका मतलब दर्पण पे आ रहा है। दर्पण क्या है? आ रही है। तो क्या लिखे है? प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसों पे गुजर जाती है? मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है।
चलिए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला नियम क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें। तो देखिए ये पीसी हो गया प्रधान अक्ष, यानी इसको मुख अक्ष भी कहते हैं। इसके समांतर, देखिए इसके समांतर सीधा यहाँ आती हुई प्रकाश की किरणें, तो ये भी प्रकाश की किरणें हैं। प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के इसका नाम रख दीजिए सी, देखिए ना ए बी, इसका नाम रख देते हैं डी। प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख फोकस होकर गुजर जाती है, मुख्य फोकस होकर गुजर जाते हैं। नियम 1 हो गया। चलिए इसे लिख लीजिए था, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लिख लीजिए। चलिए पहला नियम हो गया, अब दूसरा नियम पढ़ते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या है, देखिए अवतल दर्पण है तो बाहरी भाग क्या किए, रंग दिए। इसको लिख देंगे एम, इसको लिख देंगे एम डैश। एक प्रधान अक्ष के समांतर खींचते हैं, प्रधान अक्ष खींचे। ये क्या हो गया, ये एफ हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, ठीक ना। देखिए दूसरा नियम क्या कहती है, दूसरा नियम कहती है जो अवतल दर्पण में यदि वक्ता केंद्र होकर, दूसरा नियम कहता है अवतल दर्पण में यदि वक्ता केंद्र होकर वक्रता केंद्र होकर प्रकाश की किरणें अगर आती है, देखिए यहाँ पे इसको हम रख दिए ए, इसको रख दिए बी। यदि अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र होकर प्रकाश की किरणें आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वक्ता केंद्र होकर ही लौट जाती है, यानी वक्ता केंद्र होकर आएगा और वक्ता केंद्र होकर जाएगा। तो लिखेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र होकर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद देखिए वक्ता केंद्र होके आया और वक्ता केंद्र होके लौट गया। तब परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र वक्ता केंद्र होकर ही लौट जाती है। क्या होती है, लौट जाती है। चलिए इसे लिख लीजिए, तो लिख लीजिए। चलिए नियम 1 पढ़ लिए, नियम 2 पढ़ लिए, और आज का लास्ट नियम है नियम 3। क्या कहता है कि अवतल दर्पण में, क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में देखिए इसको लिख देंगे P, इसको लिख देंगे F, इसको लिख देंगे C। अवतल दर्पण का तीसरा नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरणें फोकस होकर आ रही है, किस होकर आ रही है, फोकस होकर आ रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर आ रही है, फोकस होकर इसका नाम रख देते हैं A और B, A, ठीक ना। यदि कोई प्रकाश की किरणें दर्पण के फोकस होकर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फिर से पढ़ लीजिए। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का तीसरा नियम है वो नियम है कि दर्पण, अवतल दर्पण में यदि कोई प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस होकर आती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। जो नियम 1 था ना उसी का ठीक उल्टा है, उसी का ठीक क्या है, उल्टा है। तो लिखेंगे फोकस होकर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद
परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो। अब देखिए नियम हम प्रतिबिंब प्राप्त करने के 3 नियम होता है, तीनों नियम हम क्या किए? पढ़ लिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसे लिख लीजिए। तो अब हम देखते देखते लास्ट भाग की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें है अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण, यानी अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। तो देखिए जब वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी जाती है, जब वस्तु कहाँ रखेंगे? दर्पण के हम कहाँ रख रहे हैं? वक्ता केंद्र पे। तो देखिए हम मान के चलिए कि ए और बी एक वस्तु को रख लिए तथा दर्पण के वक्ता केंद्र। तो सबसे पहले दर्पण बनाए, उसके बाद मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष खींचे, पी लिख दिए, एफ लिख दिए और सी रख दिए। और दर्पण के कहते हैं वक्ता केंद्र पर एक वस्तु रखी, तो वस्तु का नाम रख दिए ए बी। वस्तु का क्या नाम रख दिए? ए बी। तो देखिए यहाँ से क्या किए? पहले बोल देते कि प्रतिबिंब बनने के लिए हमें, कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए हमें कम से कम 2 नियम का जरूरत है। पहला नियम देखो क्या है? पहला नियम लगाया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजर जाएगी। तो पहला नियम ये हो गया। तीसरा नियम लिखाए थे पहला का उल्टा, कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण में मुख्य फोकस होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। तो ये जो दोनों कटा, ये यहाँ कटा, तो अब यहाँ से भी इसको बना करके आप प्रतिबिंब बना दिए, इसका नाम रख दिए ए और बी डैश। तो हम क्या देखें? जब वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्ता केंद्र पर। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। अब देखिए प्रतिबिंब वास्तविक है कि या काल्पनिक? तो प्रतिबिंब क्या है? वस्तु की अपेक्षा उल्टा है, तो वास्तविक है। तो लिखेंगे वास्तविक बनेगा। अब देखिए वास्तविक जब भी बनेगा ना तो प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा बनेगा। तो लिखेंगे उल्टा बनेगा। अब देखिए प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है कि छोटा कि बराबर? तो बड़ा है, सॉरी बराबर है। क्या है? बराबरे है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनेगा, बराबर ही बनेगा। चलिए तो इसे रिवीजन कर लेते हैं। जब वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? तो देखिए प्रतिबिंब क्या बनता है? वक्ता केंद्र पर यानी सी पर ही बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। और प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है। चलिए इसे लिख लीजिए। तो पहला नियम, चलिए अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब निर्माण के अब हम दूसरे पॉइंट पे हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु क्या हो? अनंत पर। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर होती है तो आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी अवतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। परस्पर क्या हो जाती है? एक स्थिति ऐसी होती है कि परस्पर ये किरणें क्या होती है? समांतर हो जाती है। और परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर कटती है। मुख्य क्या होती है? मुख्य फोकस पर ही। तो स्थिति पूछे कि जब वस्तु दर्पण के वो अनंत पर स्थित हो तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? तो मुख्य फोकस पर बनेगा। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कैसी रहेगी? तो वास्तविक बनेगी। प्रतिबिंब कैसी बनेगी? वास्तविक। अब बता दिए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगी तो क्या बनेगी? उल्टा बनेगी। अब देखिए प्रतिबिंब जो है ना इतना छोटा बनेगा, इतना छोटा, बहुत छोटा बनेगा। तो लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से क्या होता है? प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। चलिए इसे लिख लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट का जो इसका 4 भाग बच गया है वो नेक्स्ट क्लास में हम ले लेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।